हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। और कल हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, स्पेशली जो हम लोग को क्लास 11th में जितनी फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है या उसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है 9th-10th में, उन सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन तुमको निकालने का तरीका मैंने सिखाया। जैसे कि हमेशा हम लोग कहते हैं कि डायमेंशन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का याद नहीं करना चाहिए। ठीक है, यूज़ करते करते याद हो गया तो वेल एंड गुड है, मगर बैठ के उसको याद नहीं करना है, हमें उसके फॉर्मूले को समझना है। अगर एग्ज़ाम में भी आता है तो हमें कोशिश करना होगा फट से उसका फॉर्मूला रिकॉल करें और डायमेंशन फाइंड आउट करें। ठीक है, वैसे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आते नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी का डायमेंशन निकालने को बोला जाए, मगर डायमेंशन की हमको ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, चलो तो क्लास 11th के जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम लोग को पढ़नी है वो हम लोगों ने उसका डायमेंशन कल फाइंड आउट कर लिया। आज हम लोग सेकंड लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर का यूनिट सा मेजरमेंट में क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th में जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम लोग को पढ़नी है, जितनी भौतिक राशियाँ हमारे क्लास 12th में हैं, उन सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को आज हम लोग लिख करके फाइंड आउट करेंगे। डायमेंशन निकालने का तरीका देखेंगे। अलग अलग कॉन्स्टेंट्स बहुत ढेर सारे इसमें आते हैं क्लास 12th में, उनके डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग का पूरा प्रोसीजर, पूरा तरीका चलेगा। बट स्टार्ट करने के पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी फर्स्ट लेक्चर कल आई है उसमें जितने फिज़िकल क्वांटिटीज़ बताए गए हैं सभी का डायमेंशन सब ने अच्छे से सिर्फ देखा ही नहीं होगा, नोट डाउन भी किया होगा, निकालने के तरीके को फॉलो करके निकाला भी होगा। और अगर नहीं किया है तो फटाफट ये काम कर लो, जिस चीज़ को बताया जा रहा है उसको फॉलो करो, तभी हमें वो रिज़ल्ट मिलेगा जिसके लिए हम यहाँ पर भी इस वक्त मिले हैं। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने देखा बहुत अच्छी बात है, लिखा बहुत अच्छी बात है, जिनके अभी बचे हैं फटाफट करो, हमें अभी से ही शुरुआत अच्छी करनी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग को बच्चों क्लास 12th में जितनी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम लोग को पढ़नी है उनके डायमेंशन को देखते हैं क्या क्या होता है और उनको यूज़ हमको अच्छे से करना होगा। क्वेश्चंस बताऊंगा, देखोगे उसके कितने शानदार यूज़ होते हैं। ठीक है, चलो तो आई थिंक शायद हम लोगों ने कल 35 तक कर लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर थोड़ा बहुत आगे विषय होगा तो मैनेज कर लेना। 35 तक अगर हो गया तो चलो आज हम लोग 36 की बात करते हैं। और शुरुआत हम लोग कहते हैं सबसे पहले क्लास 12th की शुरुआत ही होती है इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, क्लास 12th की शुरुआत ही तो इलेक्ट्रिक चार्ज से होती है, कूलम्ब्स लॉ से होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन हमको सबसे पहले फाइंड करना चाहिए क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू डिफाइंड बाई दिस फॉर्मूला Q/T। फॉर्मूला याद है, डायमेंशन तुम्हारे हाथ में है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ Q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों IT, तो I इज़ एम्पियर, T इज़ टाइम, तो Q का डायमेंशन क्या हो गया A/T। ठीक है, Q का डायमेंशन हमें आगे बहुत जगह यूज़ करना होगा, इसलिए हमें सबसे पहले चार्ज का डायमेंशन पता हो जाना चाहिए। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा बच्चों AT। सिंपल है यार, बस 2-3 बार उसको ध्यान से देखोगे याद हो जाएगा। चार्ज इज AT। 37th, चलो कूलम्ब्स लॉ की अगर बात हो, चार्ज की अगर बात हो और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की बात ना हो तो कैसे हो सकता है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों निर्वात की, या निर्वात तो खैर स्पेसिफिक हो गया। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब होता है विद्युतशीलता। मैंने कहा था जो बच्चे हिंदी मीडियम के जोड़े हैं बस टर्म्स की इंग्लिश हिंदी पर फोकस करना, बाकी सारे भाषा वही है जो हम और तुम बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में विद्युतशीलता। तो अभी इसका डायमेंशन अगर मुझसे पूछे तो कूलम्ब्स लॉ का जाना पहचाना फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई I² लगा सकते हैं। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी होती है उसको निकालने के लिए Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई FR² कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q इज़ 80,
तो 80 इंटू 80 तो a स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। 4 पाई न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं होगा उसका। फोर्स का तो इतनी बार आ चुका है कि डायमेंशन अब तक तो याद हो जाना चाहिए, ml_t-2 और डिस्टेंस इस लेंथ का क्या हो जाएगा बच्चों, l स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो m को तो पहले ऊपर ले गया तो m टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चों, -1। l स्क्वायर इंटू l क्यूब ऊपर गया तो -3, -2 ऊपर चला गया तो t स्क्वायर के साथ 4 और a स्क्वायर जैसा था वैसा बैठा रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी कि विद्युतशीलता का डायमेंशन जो है वो कितना आया, m-1 l क्यूब, m-1 n-3 t⁴ और l स्क्वायर। ठीक है, नाउ चलो 38 की तरफ चलते हैं। 38 है, इस चैप्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं किया तो क्या किया, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का बात नहीं किया तो बेकार है फर्स्ट चैप्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत शानदार चीज़ है। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, एकांक आवेश पर जो बल का परिमाण होता है वही तुम्हारा क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से इतना तो हम सब जानते ही है, बस डेफिनेशन याद है, फॉर्मूला याद, डायमेंशन तुम्हारे सामने। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml_t⁻²। चार्ज का डायमेंशन अभी निकाला है बच्चों, at। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, E विल बी, m वैसे ही रहेगा, L वैसे ही रहेगा, t⁻−3 a⁴ थोड़ा पावर का देख लेना यार, अगर कहीं प्लस माइनस का दिक्कत होगा तो ऊपर नीचे में उसको मैनेज कर देना। ठीक है, चलो तो ये हो गया तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। नाउ आगे चलते हैं और इस चैप्टर में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का बात नहीं किया तो क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं फाइंड किया तो क्या फाइंड किया। ठीक है, बहुत शानदार चैप्टर है ये, क्लास 12 का पहला चैप्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, बड़ा जाना पहचाना फॉर्मूला है, बहुत यूज़ करते हैं, P = Q × 2L। तो Q का डायमेंशन बालक at, लेंथ का डायमेंशन L, तो P का डायमेंशन ALT। आगे पीछे किसी को भी कर सकते हो, LTA कह सकते हो, ALT बोलो, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ 40th की तरफ चलेंगे और हम लोग को 40th पर जो पढ़ना है वो है सपोज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हिंदी में कहे तो विद्युत फ्लक्स। अच्छा, इसकी हिंदी में बोलना भूल गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हिंदी में कहते हो बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, विद्युत क्षेत्र पता ही तुमको, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला अगर याद हो तो phi = EA cos थीटा होता है। ठीक है, या E.A होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन तो हमको पता ही है, ml_t⁻3 a⁻⁻1 और एरिया का डायमेंशन हमेशा की तरह L स्क्वायर, कॉस का डायमेंशन तो होता नहीं है। तो phi = डायमेंशन क्या मिलेगा तुमको बच्चों, m एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा L क्यूब t⁻−3 a⁻−1। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो, इस चैप्टर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, हिंदी में कहते हो ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये सारे जो डायमेंशन में लिख रहा हूँ ये इनका कनेक्शन एकदम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर से है और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ है सब। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला में याद है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, सोचो क्या याद है, फॉर्मूला याद है, डायमेंशन तुम्हारे सामने है। तो अगर बाय डेफिनेशन हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन होता है बच्चों W/Q होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, समथिंग कुछ ऐसा होता है, पढ़ेंगे समझेंगे, मगर फॉर्मूला अभी तो पता होना चाहिए। बहुत फॉर्मूले होते हैं पोटेंशियल के, ये भी एक फॉर्मूला है W/Q। तो W मतलब एनर्जी यानी कि वर्क यानी कि ml² t-2
और चार्ज का डायमेंशन हमेशा की तरह AT, ठीक है। तो पोटेंशियल का डायमेंशन mL² T⁻³ A⁻⁻1, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव, ठीक है। नाउ 42 की तरफ चलेंगे और 42 पर है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध। हालांकि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हम लोग क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, मगर डिटेल में तो क्लास 12th में ही पढ़ना होता है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का बहुत फॉर्मूला होता है, लेकिन क्यों ना जाना पहचाना फॉर्मूला यूज़ किया जाए। R = V/I, ओम्स लॉ का यूज़ किया जाए, सब अच्छे से जानते हो ओम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन तो निकाल चुके हो, mL² T⁻³ A⁻⁻1 डिवाइडेड बाई चार्ज इज AT बट करेंट इज A, ठीक है, करेंट इज A। नाउ इसको अगर ले आओगे ऊपर तो R का डायमेंशन क्या होगा बालक, mL² T⁻³ A⁻⁻1, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। तो ये कुछ डायमेंशन है, क्लास 12th में हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं हमारा मुलाकात इन फिजिकल क्वांटिटी से होता है, इन भौतिक राशियों से होता है, जिनकी विमाएँ अगर हमको पता होंगी तो बड़ा अच्छा होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। उम्मीद है कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, बार बार बोलना नहीं पड़ा होगा, तो कॉपी निकालो, पेन निकालो, देर किस बात की, वीडियो को पॉज करो, जल्दी नोट करो, आगे चलेंगे फिर। डू इट। चलो अब देखते हैं और कौन कौन से डायमेंशन बचे हैं, उनको देखा जाए फटाफट। तो आगे चलेंगे, आई थिंक शायद 43rd था, देखो बार बार भूल जा रहा हूँ मैं, जो भी होगा चेक कर लेना, ठीक है। तो 43 पे हमें मिलेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का डायमेंशन मान लो हमें निकालना हुआ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है, और रेजिस्टिविटी। अब इसका डायमेंशन कैसे निकाला जाए, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला बच्चों, R = ρL/A होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर रो निकालना चाहें तो RA/L होगा, ठीक है। तो यहाँ L² होगा, यहाँ L होगा, तो L से L² कैंसिल हो, L बचेगा। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाला, उससे बस L से मल्टीप्लाई कर दो। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन था mL² T⁻³ A⁻2 इंटू लेंथ भी करना होगा, वैसे भी जानते हो रेजिस्टेंस ओम होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम मीटर। तो लेंथ से बस मल्टीप्लाई करना है। तो रो का तुम्हें क्या मिल जाएगा डायमेंशन, mL³ T⁻³ A⁻⁻2, ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन या रेजिस्टिविटी, जिसको हिंदी में कहते हो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है। चलो फाइन 44th पे अगर मैं आऊँ और 44th पे मैं निकालना चाहूँ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, मान लो सेकंड चैप्टर क्लास 12th, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जिसको हिंदी में कहते हो विद्युत धारिता, ठीक है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला C = फॉर्मूला क्या होता है बालक, Q/V, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बहुत फॉर्मूले होते हैं, कोई यूज़ कर लो। तो चार्ज इज AT, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायमेंशन mL² T⁻³ A⁻1। अभी निकाल, चेक कर लेना, अगर भूल जाए W/Q कर देना, क्या दिक्कत है। तो mL² T⁻³ A-1। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो C का डायमेंशन क्या हो जाएगा बालक, m⁻⁻1 और L⁻⁻2 और ये ऊपर गया तो T⁴ और ये ऊपर गया तो ये क्या हो गया तुम्हारा A², ठीक है। तो ये डायमेंशन तुम्हारा क्या होगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का।
आगे चलते हैं और आगे चलने पर हमें जो मिलेगा, चलो एक और 45th है, एक और बड़ा अच्छा क्वांटिटी है। थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। ठीक है, बड़ा अच्छा फॉर्मूला इसका। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला सभी को, अच्छा एक बात और, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है, विशिष्ट जो इसको बोलते हैं हिंदी में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मुझको पता, कंडक्टिविटी का मुझसे पूछ लिया तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा इसका ठीक रिवर्स। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है हम सब जानते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है 1/ρ, ये हम सब जानते हैं फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। तो अगर तुमको रो का डायमेंशन पता है, सिग्मा उसका उल्टा कर देना। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जिसको हिंदी में कहते हो बच्चों चालकता या विशेष चालकता भी कभी कभी कहते हैं, तो कंडक्टिविटी का डायमेंशन अगर कभी ज़रूरत पड़े तो सब बैठ क्या थोड़ी करना है, बस रेजिस्टिविटी का उल्टा कर देना, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है। ठीक है, नाउ करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इज इक्वल टू I/A, हम सब जानते हैं करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया को ही कहते हो करंट डेंसिटी या धारा घनत्व। तो करंट डेंसिटी में I क्या हो गया एम्पियर, और एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा L²। तो अगर करंट डेंसिटी का डायमेंशन मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा बालक, AL⁻²। ठीक है, नाउ 46th पर चलो, कैपेसिटेंस हो गया, स्पेस डिस्टेंस हो गया, करंट डेंसिटी हो गई। एक और बड़ी बढ़िया चीज़ है मोबिलिटी। नीट एग्जामिनेशन में मुझको याद आ रहा है, मोबिलिटी से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था डायमेंशन में ही, डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी क्या होती है। अब मोबिलिटी का फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबिलिटी जिसको म्यू से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हो हम लोग मोबिलिटी। तो ड्रिफ्ट हो चाहे कोई हो, वेलोसिटी का तो फॉर्मूला वही होता है L⁻⁻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 ⁻
तो क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है। अगर मान लो भूल ही गया कि यार क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन नहीं किया, तो क्या दिक्कत है, इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है। क्यू ऊपर चल जाएगा, क्यू ऊपर चल जाएगा तो क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 80, और नीचे क्या हो जाएगा, फोर्स था तो ML_T-2। ठीक है, फोर्स फॉर्मूला तुमको याद है, डायमेंशन कोई दिक्कत नहीं है। तो मोबिलिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, m⁻⁻1, ये L से L कैंसिल और T से T-1 कैंसिल, ये हो गया तो प्लस हो जाएगा ऊपर और A बचेगा अलग से। ठीक है, तो m-1t², फिर देख लो डेड वेलोसिटी LT-1, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज F बाई क्यू। तो F था ML_T-2, Q 80 चला गया ऊपर। अब सिंप्लीफाई किया, m⁻⁻1, L से L कैंसिल और T से T-1 कैंसिल, T ऊपर A और A वहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी। ठीक, चलो अब हम लोग डायमेंशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला डायमेंशन जो हम लोग को मिलेगा वो होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी मैंने तुम्हें कल एक बात बताया था, ग्रेडियंट कहीं भी लिख करके आ जाए, जिसको हिंदी में कहते हो प्रवणता, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है, केसेस को डिनोट करते हैं चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन V/L होता है, और V/L जो होता है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन भी होता है। तो अगर ध्यान से मैं तुमको बताऊं तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन भी होता है F बाई क्यू। तो F बाई क्यू यहाँ से निकाला अभी लोगों ने भी, कितना आता है F बाई क्यू करोगे तो ML_T⁻³ A⁻⁻1। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि अगर V/L करो तो V का दो डायमेंशन क्या है, ML² T-3 A-1 डिवाइड बाई L करोगे, L से L कट जाएगा तो कितना आएगा, ML_T-3 A-1। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन जो होता है बच्चों वो मैं लिख दे रहा हूँ सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सेम डायमेंशन जो होते हैं अगर तुमको याद रहेंगे तो बड़ा काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, जिन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होते हैं वो हमको याद होंगे तो बड़ा मजा है।
ठीक, ये हो गया हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट की कहानी। अब आगे चलते हैं। तो मान लो हमें निकालना है बालक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की विमा, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। बहुत फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड के, कोई फॉर्मूला यूज़ कर लो। चलो एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, F इज इक्वल टू ILB यूज़ कर लिया जाए, बस निकालें तो कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो ILB यूज़ करोगे तो B इज इक्वल टू F बाई I इंटू L कह सकते हैं, ठीक है। तो F इज MLT टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई I इज A, लेंथ इज लेंथ, ठीक है। तो लेंथ कैंसल्ड आउट, ML कैंसल्ड आउट, T टू द पावर -2 A टू द पावर -1। तो ये हो गया बच्चों डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डायमेंशन एक और निकालूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स का छोड़ निकालते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, ठीक है। हिंदी में कहते हो चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स। अच्छा इसको बोल दो विभव प्रवणता कहते हैं हिंदी वाले जो बच्चे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता। तो फाई का डायमेंशन अगर निकालना होगा तो B का डायमेंशन क्या है, MT टू द पावर -2 A टू द पावर -1, और एरिया का डायमेंशन हमेशा की तरह क्या होगा, L स्क्वायर, ठीक है। तो फाई का डायमेंशन यहाँ से क्या पाओगे, ML स्क्वायर T -2 A टू द पावर -1, ठीक है। ML स्क्वायर T -2 A टू दी पावर। अच्छा ये ML स्क्वायर T -2 एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया बोल रहा हूँ, एनर्जी पर यूनिट करेंट बाई ए आ रहा है, बाई ए करेंट, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन है। फटाफट कॉपी कर लो यहाँ तक, और अभी तुरंत कॉपी करना है, वीडियो को पॉज कर फट से कॉपी करो। अभी कुछ और डायमेंशंस बचे हैं, लिख करके ख़त्म करेंगे जल्दी। अब अगला डायमेंशन जो हमको पढ़ना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो, और शायद 50th नंबर का था, और वो डायमेंशन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्वात फिर बोल रहा हूँ मैं, हिंदी में कहते हैं उसको चुंबकीयशीलता, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत फॉर्मूले होते हैं, एक तो बड़ा प्यारा फॉर्मूला ये भी होता है, C इज इक्वल टू 1/√/, ε0 इंटू μ0, ठीक है। यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हो। C स्पीड ऑफ लाइट है, ε0 परमिटिविटी डायमेंशन कल फाइंड किया था, और μ0 है परमिटिविटी डायमेंशन निकालना है। तो एक तो फॉर्मूला ये होता है, डायमेंशन निकाल सकते हो। बहुत सारे फॉर्मूले और भी होते हैं, जैसे एक फॉर्मूला अगर मैग्नेटिक फील्ड का निकालना हो तो μ0 I/2R, एक रिंग के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, यहाँ से भी निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन का निकालो, MT -2 A टू द पावर -1, ठीक है। μ0 का डायमेंशन चाहिए, करंट इज एरिया, 2 से मतलब नहीं है, R रेडियस इज लेंथ। तो अगर मैं इसको नीचे इधर भेज दूँ फिर नीचे ऊपर चल जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, ML T टू द पावर ये ML -2, ये नीचे आगे ऊपर गया तो A टू द पावर -2, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन, ठीक। 51 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन अगर मुझको निकालना हुआ तो बहुत फॉर्मूले होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के। एक फॉर्मूला ये भी होता है, टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है टाउ अपॉन B साइन टा कह सकते हैं हम लोग,
ठीक है। टॉर्क का डायमेंशन कल लिखवाया था मैंने, एनर्जी के बराबर होता है, हालांकि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ml² t-2। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन अभी लिखा हमने कितना, mt-2 a-1, तो mt-2 a⁻⁻1। तो अब अगर मैं यहाँ से कैपिटल M का डायमेंशन निकालूँ, मैग्नेटिक डायपोल में, इसको हिंदी में कहते हो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकाल तो M से M कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा l² और t-2 भी कैंसिल होगा और क्या हो जाएगा ये a, ठीक है। तो l² × a, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशन आ गया। अब मान लो हमें 52 पे फाइंड करना है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जिसको हिंदी में कहते हो बच्चों ध्रुव प्रबलता, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला जो होगा हम m × 2l यूज़ करेंगे। कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m × 2l, जहाँ कैपिटल M क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो निकाला, और स्मॉल m ही को बोलते हो पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता हिंदी में कहते हो। तो m इज इक्वल टू कैपिटल M बाई लेंथ, तो कैपिटल M कितना निकाला l² a बाई लेंथ से डिवाइड किया तो डायमेंशन क्या हो गया बालक l × a, ठीक है। नाउ 53rd इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये सब मान लो हमें फाइंड करना हुआ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए, डायमेंशन कैसे फाइंड किया जाए। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब होता है बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो निकाल चुके हो l² a और डिवाइड बाई वॉल्यूम किया तो क्या हो जाएगा l³। तो इसको सॉल्व करोगे तो l⁻⁻1 × a, ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का डायमेंशन। 54th मान लो मुझको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है हेनरी, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका यूनिट है, हेनरी इसकी यूनिट होती है दोनों की। अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, डायमेंशन दोनों का सेम ही होता है, बहुत फॉर्मूला है। U इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 1/2 Li², अगर याद हो तो। U इज एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन ml² t⁻⁻²। L का डायमेंशन फाइंड करना है, करंट इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों I²। तो नीचे आगे ऊपर चला जाएगा, तो L का डायमेंशन क्या आ गया ml² t-2 a⁻⁻², ठीक है। ये डायमेंशन हो गया तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। फिर मान लो 55th अगर आता है, जैसे कैपेसिटेटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटेटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XC और XL के जो फॉर्मूले होते हैं वो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के मतलब जो डायमेंशन होते हैं रेजिस्टेंस डायमेंशन सेम होते हैं। तो जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन पड़ा है वही इसका XC XL का डायमेंशन भी होगा, ठीक है, क्लियर है। R का तो पढ़ चुके वही XC XL का भी होगा। और कितना होता है तो ml² t-3 a-2, ठीक है। तो अगर कभी ये आएगा डायमेंशन सबका सेम होगा, ठीक है। चलो तो फटाफट इसे भी कॉपी कर नोट डाउन कर लो, आगे चलेंगे बातचीत करेंगे। और ऑलमोस्ट डायमेंशन जितने मतलब इंपॉर्टेंट थे जो हम लोग को यूज़ करना है हम लोगों ने उसको लिख लिया है, ठीक है। बट फिर भी इसको कॉपी करो, नोट डाउन को, फिर आगे चलते हैं जल्दी। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आज की क्लास थोड़ी छोटी थी क्योंकि हम लोग को जो रिमेनिंग डायमेंशन थे उसे लिखना था, लिख के फिनिश कर लिया। और अगर कुछ
बच भी गए होंगे तो उसके लिए फ़िक्र नहीं करना है, जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी वहीं पर उसका हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बट ये सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जेई हो या नीट हो, इन्हीं डायमेंशंस के से क्वेश्चंस बनेंगे, इनके बियॉन्ड बिल्कुल नहीं आने वाला है। इन डायमेंशंस को क्या याद करना है? बिल्कुल नहीं। फॉर्मूले को समझना है, फॉर्मूले को याद करना है। फॉर्मूले को अगर याद कर लिया कि इस फॉर्मूले को यूज़ कर डायमेंशन कैसे निकलता है, फटाफट हमारा काम होता जाएगा। और जहाँ से पहले एक बात जरूर बोलूँगा, एक कंफर्ट जोन जो होता है ना किसी भी इंसान के लिए, कोई भी, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, कोई टीचर हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, कोई भी हो, कंफर्ट जोन बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। जब तक हम इसके अंदर रहेंगे तब तक ग्रोथ कभी नहीं हो सकता है। इस बात को हमेशा मान के चलो। कभी भी अपने कंफर्ट जोन में अगर तुमको लगे कि यार अब हम कंफर्ट जोन में पहुंच गए, तुरंत समझो खतरे घंटी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है, और थोड़ा सा पेन लेना शुरू करो। चीज़ें आसान नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, आसान नहीं है, मगर इतनी मुश्किल भी नहीं है कि हम चाहें और हो ना हो। बट मैटनेस से काम नहीं बनेगा, कंफर्ट जोन में रह काम नहीं बने, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, बाहर आना होगा, कर्तव्य दिखाना होगा, तब तुमको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि सेटबैक बहुत होते हैं, असल पर्सन वही होता है जो कम बैक करता है, ठीक है। इन डायमेंशंस को नोट कर लेना। उम्मीद करता हूँ कल की क्लास अच्छे से देख लिया होगा, आज की क्लास देख लो, डायमेंशंस नोट डाउन करो। बार बार कह रहा हूँ, इसको नोट डाउन करो, खुद से सॉल्व करो फॉर्मूले के हेल्प से, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे कि मैं एग्जामिनेशन में, जेई में और फिर नीट एग्जामिनेशन में इन डायमेंशंस को यूज़ करके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, PYQs में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। बट उन सब के पहले ये डायमेंशंस अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।